गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल गर्ग एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल राहुल सर पीसीएम में। जैसा कि कल हमने फिजिक्स की पहली क्लास पढ़ी थी जिसमें हमने धारा, विद्युत और इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण वगैरह पढ़ा था। आज हम उसी के आगे की क्लास कैरी करेंगे और हम प्रेरण द्वारा आवेशन या चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि आवेशों का प्रेरण अर्थात स्थिर विद्युत प्रेरण या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन किसे कहते हैं। इसे समझने के लिए हम पुनः एक प्रयोग करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे सबसे पहले हम एक चालक लेते हैं और ये चालक कैसा है, आवेशित है, अर्थात इसमें किस प्रकार का आवेश है, धनावेश है। हम एक चालक लेते हैं जिसमें धनावेश है, उसी के बाजू में हम एक जस्ट दूसरा चालक लेते हैं, लेकिन ये चालक कैसा है, अनावेशित है। इस अनावेशित चालक को हम एक विद्युत रोधी स्टैंड इसलिए लिया जाता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस स्टैंड में ना आ जाए। तो जैसे ही हम किसी चालक को किसी अनावेशित चालक के पास लाते हैं तो इसके पास वाले सिरे पर ऋणावेश तथा इसके दूर वाले सिरे पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। आगे इसी एक्सपेरिमेंट को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही हम इसके दूर वाले सिरे को भू संपर्कित या पृथ्वीकृत कर देते हैं तो यहाँ मौजूद धनावेश ये पृथ्वी पर चला जाता है तथा यहाँ कोई आवेश नहीं बचता, अर्थात हमें इस अनावेशित चालक पर ऋण आवेश मिलता है। तो इस तरह से हम इसकी परिभाषा बनाएंगे कि आवेशों का प्रेरण या स्थिर विद्युत प्रेरण या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन किसे कहते हैं। तो जब किसी चालक को, कैसा चालक, आवेशित चालक, तो जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक जो विद्युत रोधी स्टैंड में रखा हुआ है के पास लाया जाता है तो अनावेशित चालक के पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश, विजातीय का मतलब इससे अलग आवेश, तथा दूर वाले सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशों के इस घटना को आवेश का प्रेरण या स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि यदि इसी धनावेश को पृथ्वीकृत कर दिया जाए, अर्थात किसी वायर से इसे पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, तो यहाँ मौजूद धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाता है, पृथ्वी पर चला जाता है, तथा इस अनावेशित चालक में शेष ऋण आवेश बचता है। यही घटना आवेशों का प्रेरण या स्थिर विद्युत प्रेरण कहलाती है। तो स्थिर विद्युत प्रेरण के बाद अब हम समझेंगे कि वैद्युत आवेश के मूल गुण, अर्थात बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब हम इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उनमें से पहला है आवेशों का संरक्षण, जिसे हम अंग्रेजी में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। दूसरा है आवेशों का क्वांटीकरण अर्थात क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तथा आवेशों की योज्यता अर्थात एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसे हम एक एक करके समझते हैं। अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो आवेश संरक्षण का नियम कई बार पेपर में पूछा जाता है। कक्षा 11 में कक्षा 11 के क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा के देखें तो आपको आवेशों का संरक्षण कई बार एग्जाम पेपर में देखने को मिला होगा। तो वहीं आवेश का क्वांटीकरण ये वेरी मोस्ट हो जाता है क्लास 12th के एग्जाम के लिए, तथा आवेशों की योज्यता का नियम, हालांकि ये उतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, किंतु अगर देखा जाए तो बेसिक फिजिक्स पढ़ने की दृष्टि से ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आवेशों का संरक्षण किसे कहते हैं। इसके लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। आवेशों का संरक्षण समझने के लिए सबसे पहले हम एक गैस चूल्हा लेते हैं और इस गैस चूल्हे में आग जला लेते हैं और इसके ऊपर कोई एक बीकर रख देते हैं
और इस गैस चूल्हे का ताप जैसे ही बढ़ाते हैं तो इस गैस बीकर में भरा पानी उबलने लगता है। यदि इस पानी को अर्थात इस बीकर में भरा पानी जब गर्म हो जाता है तो इसे छूने पर हाथ जलने की संभावना रहती है। यदि इस बीकर में रखे पानी को कुछ देर तक छोड़ दिया जाए तो यह धीरे धीरे कुछ समय बाद ठंडा हो जाता है। अर्थात हम इधर देखते हैं कि जैसे ही हम बीकर को ताप दिए तो पानी गर्म हो गया, धीरे धीरे यही पानी ठंडा हो जाता है। अर्थात हम देखते हैं कि जो गर्मी इसमें उत्पन्न हुई, अर्थात जो ऊष्मा इस बीकर के पानी में उत्पन्न हुई, कुछ देर बाद वही ऊष्मा वातावरण में चली जाती है तथा पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि आवेश, यानी यहाँ से पता चलता है कि ऊष्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये ऊष्मा संरक्षण का नियम कहलाता है। अगर हम इसी थ्योरी को आवेशों के सेंस में अप्लाई करें तो हम कहेंगे कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे ही किसी वायर में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा के रूप में यह आवेशित हो जाती है। कल ही हमने पढ़ा था कि जैसे ही किसी चालक को धारा प्रोवाइड की जाती है तो वह आवेशित हो जाती है, अर्थात उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो यह आवेश जब तक इसमें करंट का फ्लो बना है इसमें बना रहेगा, और जैसे ही करंट का फ्लो बंद करते हैं यह आवेश भी हट जाएगा। अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का नियम है, जिसे अंग्रेजी में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। अगर अंग्रेजी में समझें तो चार्ज को ना ही उत्पन्न किया जा सकता और ना ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता, बल्कि इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। दूसरा हम पढ़ेंगे आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण पढ़ने के लिए हम एक सूत्र देखते हैं, Q बराबर NE। Q बराबर NE। यहां Q को अगर हम आवेश माने, फिजिक्स जो एक भौतिक राशि है इसमें दो चीजें चलती हैं, एक तो परिमाण चलता है और एक दिशा। अगर परिमाण का मतलब यह हुआ कि उसका आंकिक मान क्या है तथा दिशा उसकी डायरेक्शन बताता है। तो यदि हम यहाँ Q यानी Q को हम आवेश का परिमाण माने तथा E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हो, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हो तथा N कोई पूर्णांक हो, पूर्णांक का सेंस पूरा अंक, तो आवेशों के क्वांटीकरण को हम इस फार्मूले के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ n एक पूर्णांक है, अर्थात n की वैल्यू +-1 +-2 डॉट 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 इन्फिनिटी तथा E इक्वल टू होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। अब अगर हम इसकी डिफिनीशन बनाना चाहें तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर हम देखें तो हमें आवेशों का क्वांटीकरण समझाना है। आवेशों के क्वांटीकरण को समझाने के लिए हम केवल अगर यह फार्मूला याद रखें तथा Q क्या है, N क्या है तथा E क्या है, ये डिफाइन कर पाएँ तो हम इसका आवेशों के क्वांटीकरण को इस फार्मूले की सहायता से आसानी से समझा सकते हैं। यहाँ Q को आवेश का परिमाण कहते हैं, N एक पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब कोई गिनती है, तथा E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो अगर हम यहाँ देखें तो आवेशों का क्वांटीकरण
वह सिद्धांत है जिसमें किसी आवेश का परिमाण एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण, और यहां अगर देखें कि कोई चिन्ह नहीं है तो इसे हम गुणा बोल सकते हैं। तो हम इसे कैसे करेंगे, पुनः बोलते हैं कि किसी आवेशों का क्वांटीकरण अर्थात क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसी आवेश के परिमाण तथा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश व एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात ये इसके मतलब गुणा के बराबर होता है। अर्थात आवेश का परिमाण एक इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा पूर्णांक के गुणनफल के बराबर होता है। यही आवेशों का क्वांटीकरण है। आवेशों के क्वांटीकरण से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं जिन्हें हम जस्ट आवेशों की योज्यता को पढ़ने के बाद समझेंगे। आवेशों की योज्यता को समझने के लिए हम देखते हैं कि यदि कोई अणु कई छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है, यदि पहले परमाणु का आवेश Q1 हो, दूसरे का Q2 हो, तीसरे का Q3 हो, चौथे का Q4 हो, तो इस पूरे अणु का आवेश Q इन छोटे छोटे परमाणुओं के आवेश के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसे अगर हम मैथमेटिकल रूप दें तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। यहाँ Q क्या है, यहाँ Q इस अणु का यानी इस पूरे सिस्टम का यानी इस निकाय का क्या है, आवेश। तो हम क्या बोलेंगे, समस्त निकाय या सिस्टम का आवेश, निकाय का आवेश। और यहाँ Q1 Q2 Q3 Q4 क्या है, ये इस सिस्टम में उपस्थित विभिन्न कणों परमाणुओं अर्थात छोटे छोटे पार्टिकल्स, इनका क्या है, आवेश है। तो हम देखेंगे कि ये इन सब के इसके ये होता है। तो इसे अगर हम सिंपल शब्दों में बोलें तो किसी निकाय का समस्त आवेश उस निकाय के अंदर उपस्थित छोटे छोटे कणों के आवेशों के योगफल के बराबर होता है। तो अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में समझें तो अगर हमें फार्मूला पता हो तो हम इसे एक सिंपल वे में बोल सकते हैं कि ये इसके 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 ये होता है, और इसे हम बस पढ़ देते हैं। अर्थात समस्त निकाय का आवेश निकाय में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के आवेशों के योगफल के बराबर होता है। यही आवेशों की योज्यता कहलाती है, या इसे एडिटिविटी ऑफ चार्ज भी कह देते हैं। तो इस तरह से हमने वैद्युत आवेश के मूल गुण देखे। वैद्युत आवेश के मूल गुण अर्थात बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज देखा। इसका पहला जो मूल गुण है वह है आवेश का संरक्षण, अर्थात विद्युत आवेश आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। आवेश संरक्षण का नियम है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे अगर हम ठंडी के दिनों में हमें ठंड लगे तो हम आग जला के बैठ जाएं और उस आग से ऐसे आग के सामने अपने हाथ रखें तो हम देखते हैं कि वहाँ से ऊष्मा चल के हमारे हाथ यानी हमारे शरीर तक आती है और हमारे शरीर के अंदर भी गर्मी उत्पन्न हो जाती है। किंतु जैसे ही आग बुझ जाती है तो पुनः आसपास का जो हमारा परिवेश हो जाता है वह ठंडा हो जाता है, जिससे हमारी ऊष्मा यानी हमारे अंदर की गर्मी परिवेश की ओर जाती है और हमें पुनः ठंडी लगने लगती है। तो ठंडी लगने का सबसे प्रमुख कारण क्या है कि ऊष्मा हमेशा अधिक से कम की ओर चलती है, जिससे अगर जब तक हम आग के सामने बैठे हुए थे तो आग की ऊष्मा हमारे शरीर की ऊष्मा से अधिक थी, अतः हमें
आग की जो ऊष्मा है वो रिलाइज हो रही थी, लेकिन जैसे ही आग बुझ गई अर्थात आसपास का इन्वायरमेंट फिर से ठंडा हो गया, क्योंकि दिन कैसे थे, ठंडी, और ठंडी के दिनों में टेम्परेचर कम होता है। चूंकि हमारे शरीर में रक्त रहता है और रक्त लगातार प्रवाहित होता रहता है, जिससे हमारे शरीर में गर्मी ज़्यादा होती है ठंडी के दिनों में। तो हमारे शरीर की गर्मी, चूंकि हमारे शरीर में गर्मी अधिक होने के कारण हमारे शरीर की ऊष्मा आसपास के वातावरण की ऊष्मा से अधिक होती है। और ऊष्मा का कॉन्सेप्ट यह है कि ऊष्मा हमेशा अधिक से कम की ओर चलती है। तो अधिक से कम की ओर चलने के कारण हमारे यहाँ की जो एक्स्ट्रा गर्मी रहती है वह वायुमंडल में चली जाती है और हमें आसपास की हमें सिस्टम की ठंडी हमें मिल जाती है और हमें ठंड फील होने लगती है। इससे यह पता चलता है कि जब हम आग जलाकर ऊष्मा ले रहे थे तो वह ऊष्मा उस ऊष्मा को हमने प्राप्त किया, लेकिन जैसे ही आग बुझ गई तो आसपास के वातावरण ने वही ऊष्मा हमसे ले ली, अर्थात ना तो ऊष्मा उत्पन्न हुई और ना ही ऊष्मा नष्ट हुई, बल्कि यह एक वे से दूसरे वे में चली गई। इसी प्रकार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित यानी उसमें दोनों में चेंज किया जा सकता है। इसी को हम आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं और यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। तो इससे कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आपसे हमेशा ये पूछ लेता है कि निम्न में से कौन वैद्युत आवेश का गुण है, अर्थात कौन बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। उसमें से अगर ऑप्शन देता है आवेशों का संरक्षण तो इसे आप बिल्कुल टिक करें, क्योंकि आवेश का संरक्षण वैद्युत आवेश का एक मूल गुण है जिसको अभी हमने परिभाषित किया। दूसरा है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों के क्वांटीकरण को पढ़ने के लिए हम एक सिंपल फार्मूला Q = ± पढ़ा। यहाँ Q क्या है? यहाँ Q क्या है? आवेश का परिमाण है। परिमाण का अर्थ हमने अभी आपको बताया, इसी को मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बोल देते हैं। यहाँ n पूर्णांकों की संख्या है। पूर्णांकों की संख्या न सेंस गिनती 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक। और यहाँ E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इस एक इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है। तो आवेशों के क्वांटीकरण को बताने के लिए हमें कोई परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर यह फार्मूला हमें याद है तो इसी फार्मूले से हम पहले तो इसकी परिभाषा बोलेंगे, इसी फार्मूले से हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आवेशों का क्वांटीकरण क्या है, अर्थात क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि किसी आवेश का परिमाण एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण, यहाँ कोई साइन नहीं है अर्थात गुणज होता है। इसे हम सिंपल वे में देखें तो हमें ऐसे इसकी परिभाषा रट सकते हैं कि ये इसके ये होता है, अर्थात ये यानी आवेश का परिमाण एक इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा पूर्णांक के, यहाँ कोई साइन नहीं है तो गुणनफल के बराबर होता है। तो यह एक सिंपल परिभाषा बन गई और फिजिक्स में कभी भी कोई भी डिफिनीशन कभी भी रट्टा नहीं मारी जाती, बल्कि उसे समझा जाता है और समझ के ही हम उसे बोलते हैं। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन किया जाता है कि क्या आवेशों का क्वांटीकरण विद्युत आवेश का मूल गुण है, आप बोलिएगा बिल्कुल, आवेशों का क्वांटीकरण विद्युत आवेश का मूलभूत गुण है। तीसरा देखते हैं आवेशों की योज्यता का नियम यानी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज को समझने के लिए हम मानते हैं कि कोई एक निकाय है जिसका कुल आवेश कितना है, Q है। यदि यह निकाय कई छोटे छोटे आवेशों Q1, Q2, Q3, Q4 आदि से मिलकर बना है, तो हम देखते हैं कि Q जो है वो Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 के योगफल के बराबर होता है, अर्थात जो पूरे सिस्टम का चार्ज होता है, वो जो इसके अंदर मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उन चार्ज के
योग के अर्थात सम के इक्वल होता है। अतः इसे अगर परिभाषा रूप में लिखें अर्थात इसको डिफाइन करें तो हम देखेंगे कि समस्त निकाय का आवेश उस निकाय के अंदर मौजूद छोटे छोटे आवेशों के योगफल के बराबर होता है। तो हम समझेंगे कि आवेशों की योज्यता का नियम भी हमें रट्टा नहीं मारना है, बल्कि हमें इसे इस फार्मूले के द्वारा डिफाइन करना। तो अगर हम कुल मिलाकर बात करें कि एक फिजिक्स को सिंपल वे में समझने का, तो आवेश का क्वांटीकरण जो हमें ठंडी या गर्मी फील होती है अर्थात जब हमारा शरीर ऊष्मा ग्रहण करता है या हमारा शरीर ऊष्मा छोड़ता है तो हमें ठंडी या गर्मी फील होती है, यही आवेश संरक्षण का नियम है और इसी को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। अर्थात ना तो ऊष्मा उत्पन्न होती ना ऊष्मा नष्ट होती, बल्कि ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। ठीक उसी प्रकार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता, बल्कि इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और यह विद्युत आवेश का मूल गुण है अर्थात यह बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। दूसरा, आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों के क्वांटीकरण के लिए हम सीधे एक सूत्र फार्मूला याद रखते हैं, Q बराबर NE अर्थात Q बराबर आवेश का परिमाण, N प्लस माइनस यानी मतलब पूर्णांक जो होते हैं वो धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। तो Q इक्वल टू प्लस माइनस यानी अर्थात प्लस माइनस मतलब पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। N यानी कोई पूर्णांक हो गया, E यानी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जिसका मान 1.6 गुणे 10 की घाते -19 होता है। अर्थात Q हमें ये बोलना है कि Q बराबर NE और कोई N और E के बीच कोई साइन नहीं है अर्थात हम गुणा मान सकते हैं। तो एक आवेश का परिमाण एक इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा पूर्णांक के गुणनफल के बराबर होता है और इसकी सिंपल वे में एक परिभाषा इस फार्मूले के द्वारा हम डिफाइन कर सकते हैं। आवेशों की योज्यता का नियम या एडिटिविटी ऑफ चार्ज को अगर हम समझते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे ये हमारा शरीर है, इसे अगर हम एक पूर्ण निकाय मान लें और अपना हाथ पैर पेट और ये गला चेहरा सब इसका सबका अलग अलग आवेश Q1 Q2 3 Q4 आदि मान लेते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा टोटल वेट होगा यदि हमारे शरीर के छोटे छोटे पार्टों को काट कर रख दिया जाए और देखा जाए तो दोनों का वेट क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात किसी एक निकाय का समस्त आवेश उसके अंदर मौजूद छोटे छोटे पार्टिकलों के आवेशों के योगफल के बराबर होता है और यही आवेशों के योज्यता का नियम या एडिटिविटी ऑफ चार्ज है। अर्थात विद्युत आवेश के कितने गुण हुए? विद्युत आवेश के 3 मूलभूत गुण हुए। पहला, आवेशों का संरक्षण, दूसरा आवेशों का क्वांटीकरण और तीसरा आवेशों की योज्यता। इन इंग्लिश कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अतः इस प्रश्न को बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है। फिजिक्स एक फील है, फिजिक्स को आप फील कर सकते हैं और फार्मूले के द्वारा इसे आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। और जब भी फिजिक्स को लिखें उसको रियलाइज करना बहुत जरूरी है क्योंकि इतना बल्कि सिलेबस है कि हम चाह कर भी पूरी फिजिक्स को रट नहीं सकते। अब हम चूंकि यहाँ आवेशों का संरक्षण, आवेशों का क्वांटीकरण और आवेशों की योज्यता देखें तो अब हम यही कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चूंकि न्यूमेरिकल का भी एग्जाम्स में काफ़ी वैल्यू है तथा कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पार्टिसिपेशन चाहते हैं, जैसे वो CDS NDA, वहाँ भी फिजिक्स का अच्छा खासा रोल है, तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ करते चलेंगे। अगर किसी भी न्यूमेरिकल्स में आपको डाउट आता है तो आप बिल्कुल उसे कमेंट सेक्शन में करें, हम हर संभव प्रयास करेंगे कि उस सवाल का जवाब आपका। आवेशों के क्वांटीकरण से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ कराए जाएंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स आप अपनी बुक्स NCERT या कोई रेफरेंस बुक जो भी आप यूज़ करते हैं उससे लगाएं और अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो बेधड़क आप उसे कमेंट सेक्शन पर उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं और हम हर यथासंभव प्रयास करेंगे कि आपके हर सवालों का जवाब हम दे पाएं। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं,
आवेशों के क्वांटीकरण से रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उसमें आवेश की मात्रा तथा प्रकार बताइए। हमारा प्रश्न है प्रकार बताइए कि कोई एक पदार्थ है उसमें 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उसमें हमें बताना है कि आवेश की मात्रा कितनी होगी और प्रकार बताना है कि आवेश किस प्रकार का होगा। हम कल ही पढ़े थे कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। तो हमें बताना है कि किस प्रकार का आवेश होगा, धनावेश होगा या ऋणावेश होगा। जब ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन दैट, जो आपको दिया है पहले उसे लिख लेते हैं, फिर जो भी आप फार्मूला जानते हैं उस फार्मूले को अप्लाई करके हम इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, अर्थात ये 100 जो है इलेक्ट्रॉनों की जो कमी हो रही है वो n है। n यानी एक पूर्णांक है, यानी एक पूरा क्या है, अंक। तो n इक्वल टू 100। हमने फार्मूला पहले ही देख रखा था कि Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, और हमने बताया था आपको कि यहाँ n एक पूर्णांक है। और यहाँ आप अगर देखें कि 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, यानी सीधा बताया गया है प्रश्न में कि एक 100 पूरे की 100 इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी। तो n इक्वल टू 100। अगर आप देखें E इक्वल टू, ये कोई कहीं क्वेश्चन में दिया नहीं है लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अगर अब हम देखें कि हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें आवेश की मात्रा यानी Q हमको फाइंड करना है। अगर हम यहाँ प्रश्न को देखते हैं तो हमें ये सीधा समझ में आता है कि यहाँ आवेश के क्वांटीकरण अर्थात क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला लगाते हैं, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो लिख देते हैं आवेशों के क्वांटीकरण से Q हमको फाइंड करना है, तो Q इक्वल टू, इसका मान प्लस 100 है तो n की जगह 100 रख देते हैं, मल्टीप्लाई E की वैल्यू कितनी है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम। अगर हम यहाँ देखें तो यह 100 का मतलब होता है 10⁻²। तो 10⁻² ये प्लस में है और इसकी घात माइनस में है, तो ये 2 जीरो इसकी 2 घात से कट जाती है, तो Q इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻17 और आवेश की इकाई कूलाम होती है, इतना होगा। तो आवेश की मात्रा कितनी होगी, Q बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻17 कूलाम। अब इसमें प्रश्न का दूसरा सेक्शन है कि आवेश की मात्रा तो ठीक है इतनी होगी, आवेश का प्रकार बताइए, अर्थात आवेश धनावेश है या ऋणावेश है। हम यहाँ इसको एक चीज समझते हैं कि धनावेश या ऋणावेश किसे कहते हैं। यदि कोई परमाणु है, परमाणु का कुछ न कुछ परमाणु क्रमांक होगा, जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, 11। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें 11 और इसके लास्ट शेल से हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें तो इसका परमाणु क्रमांक कितना बचता है, 10। अर्थात सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन कोई दान करता है तो उसको हम धनी बोलते हैं। दान हमेशा कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति दान करता है उसको धनी बोलते हैं। चूंकि यहाँ सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का दान किया जिससे उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो गई, अर्थात सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, धनावेश। तो जब भी कोई पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा या वह इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो उसमें धनावेश आएगा। अब ये धनावेश कितना होगा, मान लीजिए किसी
पार्टिकल ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर 2+ चार्ज आ जाएगा। और ऋणावेश किसे कहते हैं? जब कोई पार्टिकल, जैसे क्लोरीन है, इसका परमाणु क्रमांक 17, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 17, क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक होता है, कल ही हम समझे थे कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तथा इसके चारों ओर सेल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। हमने ये भी देखा था कि नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वह परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। यहाँ सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 था, लेकिन इसने 1 इलेक्ट्रॉन का दान किया। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन का दान किया तो इसका Na+ बन जाता है, अर्थात इसमें 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, यह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और Cl- बनाता है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाती है। तो हम देखते हैं कि जब कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का दान करता है या इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करता है तो उसे धनावेश, और जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसमें ऋणावेश होगा। जब कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। बिल्कुल, अगर आपके पास 100 रुपए हैं, आप 50 दान कर देते हैं तो आपके पास धन की कमी आएगी, और धन की कमी को ही हम धनावेश बोल देते हैं। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति दान लेता है, यानी उधार लेता है, और यदि वह उधार लेता है यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को ही हम ऋणावेश कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न में क्या था? 100 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है? कमी। और कमी कब होगी? जब वह इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, अर्थात इधर आवेश किस प्रकार का होगा? धनावेशित। अतः यहाँ आवेश का प्रकार आपसे पूछा गया है, तो आवेश का प्रकार कैसा होगा? धनावेश। तो क्लियर ऐसे सवालों को एकदम सिंपल वे में हम लगाते हैं कि जो क्वेश्चन में दिया है उसे लिख लेते हैं, सीधे फार्मूला लगाते हैं। अगर आपसे आवेश का प्रकार पूछता है तो आवेश का प्रकार बताने के लिए अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी आई हो तो धनावेश, और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता आई हो तो वहाँ हम आवेश का प्रकार क्या होगा? ऋणावेश होगा। अर्थात जहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा वहाँ प्लस चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे यानी लिए जाएंगे वहाँ निगेटिव चार्ज होगा। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या किसी पदार्थ में, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या किसी पदार्थ में 6.0 × 10⁻⁻18 कूलाम आवेश हो सकता है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि क्या किसी पदार्थ में 6.0 × 10⁻18 कूलाम आवेश हो सकता है, तो ऐसा प्रश्न हमसे ये जानना चाहता है, क्वेश्चन में ये डिमांड की गई है कि कोई भी एक पदार्थ हो, क्या उसका आवेश 6.0 × 10⁻18 कूलाम हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है। तो अगर हम दिया है या गिवन दैट देखें तो ये कूलाम किसकी इकाई होती है? आवेश की। अगर आपसे इकाइयाँ आती हैं तो आप किसी के मान को आसानी से पहचान सकते हैं। यहाँ कूलाम किसकी इकाई होती है? आवेश की। अर्थात हमें सबसे पहले क्या दिया है? Q बराबर 6.0 × 10⁻⁻18 कूलाम, अर्थात Q बराबर 6.0 × 10⁻⁻18 कूलाम। अगर यहाँ देखें कि E इक्वल टू क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया। अब हमसे पूछा है कि क्या किसी पदार्थ में इतने कूलाम हो सकते हैं।
इस पदार्थ में हमें ज्ञात क्या करना है, n इक्वल टू फाइंड करना है, क्योंकि आवेश के क्वांटीकरण का फार्मूला होता है Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो यहाँ n इक्वल टू कितना आएगा, Q अपॉन E। तो n इक्वल टू Q की वैल्यू देखें तो 6 गुणे 10 की घाते माइनस 18, E की वैल्यू देखें तो 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 19, 10 की घाते 18 से 10 की घाते माइनस 19 कट गया। इधर हम देखते हैं तो ऊपर 10 आएगा, 10 आएगा, नीचे से एक 10 बचा, इसे ऊपर ले जाते हैं। तो n इक्वल टू 6 गुणे 10 बटे 16, 600 में 16 का डिवाइड कर देते हैं। 600 में 16 का डिवाइड करते हैं तो हम पाते हैं 16 चौको 64, 16 तियाँ 48, 12 बचेगा, 12 यानी 120 हो जाएगा। 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 8 बचेगा, 16 पंचे 80। यहाँ n का वैल्यू आता है 37.5 और 37.5 एक दशमलव संख्या है, ना कि पूर्णांक है। अतः हम जानते हैं आवेश के क्वांटीकरण से कि n एक पूरा अंक होना चाहिए, जबकि इसका आंसर 37.5 आता है। अतः किसी पदार्थ का आवेश 6.0 गुणे 10 की घाते माइनस 18 संभव नहीं है। अगर यहाँ n का मान 37 आता, अर्थात एक पूरा अंक आता, तो यह मान संभव हो सकता था। चूंकि n एक भिन्न में आया, n एक दशमलव संख्या है और दशमलव संख्या पूर्णांक नहीं होती, अतः यह मान संभव नहीं है। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है इसी चैप्टर से रिलेटेड। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सीधा प्रश्न पूछ लिया है कि हमें एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, गिवन दैट हमें आवेश कितना दिया है, 1 कूलाम, तो Q इक्वल टू 1 कूलाम। अगर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन E बराबर कितना होता है, ये होता है 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 19 कूलाम, माइनस 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 19। और इसके अगर परिमाणात्मक मान को देखें तो हम 1.6 रख सकते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, किंतु जब हम न्यूमेरिकल लगाते हैं तो इसके परिमाण को हम 1.6 मान सकते हैं। तो Q बराबर 1 कूलाम, E बराबर 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 19, n इक्वल टू फाइंड करना। तो हमें यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी यह पूर्णांक की वैल्यू ज्ञात करना है। आवेश के क्वांटीकरण से हम जानते हैं Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। अगर देखिए, अगर ये माइनस लेते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस भी हो सकता है। तो Q इक्वल टू n की वैल्यू तो हमें फाइंड ही करना है, तो n इक्वल टू Q अपॉन E। तो Q की वैल्यू कितनी है, 1 बटे 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 19, इसे हटाए तो ऊपर 10, इसे इस घात को ऊपर ले गए तो गुणे 10 की घाते प्लस का 19 और 10 की घाते 19। चूंकि 10 में 16 का भाग करना संभव नहीं है, तो इसे एक जीरो उधार लेते हैं, तो ये बन जाता है 100 गुणे 10 की घाते 18 भागे 16, 16 छक्का 96, 4, 16 दूनी 32 और 16 पंचे 80। मतलब एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणे 10 की घाते 18 होती है। और यह प्रश्न कई बार एक शब्द में उत्तर, सही जोड़ी, सही विकल्प, खाली स्थान या सीधा 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछ लेता है। और आप कई एग्जाम्स के प्रश्न पत्र में यानी क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आपको दिखता हुआ मिल जाता है। साथ ही कई बार डिफेंस के पेपर जैसे एयरफोर्स वगैरह में भी या कोई आर्मी का टेक्निकल जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें ऐसे सवालों को पूछे जाने की टेंडेंसी ज़्यादा है। इसलिए आवेशों के क्वांटीकरण अर्थात क्वांटाइजेशन ऑफ
चार्ज से न्यूमेरिकल हमें काफ़ी पढ़ना है। आपके बुक में जो भी आप बुक पढ़ते हैं, सपोज एनसीईआरटी या जो भी रेफरेंस बुक है, उससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर उसमें आपको कोई डाउट होती है तो हमें अगर कमेंट सेक्शन पर भेजते हैं तो उसका सवाल का जवाब आपको नेक्स्ट क्लास में। अब हम पढ़ेंगे कि कूलाम का नियम क्या है और कूलाम के नियम का व्यंजक देखेंगे। कूलाम के नियम को पढ़ने के लिए हमने पिछली क्लासेस में जो आवेश के कुछ गुण पढ़े थे उसे थोड़ा सा रिकॉल करेंगे और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम देखें कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम एक लंबा डेरिवेशन होता है और ये एग्जाम के पर्पज से काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर इसे सॉल्व करना है, अर्थात कूलाम के नियम को सॉल्व करने के लिए हमें एक छोटा सा फार्मूला और चित्र, फिजिक्स जो पूरी बेस्ड होती है वो चित्र तथा फार्मूले पर ही बेस होती है। अगर हमें वो फार्मूला और चित्र पता हो तो हम आसानी से किसी भी डेरिवेशन को। तो चलिए कूलाम का नियम समझने के लिए हम देखते हैं कि कूलाम के नियम को समझने के लिए हम कुछ पीछे की क्लास में जाते हैं। हमने कल क्या पढ़ा था कि यदि हम दो सजातीय आवेश लें तो इन सजातीय आवेशों में एक गुण पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण का गुण। तो दो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण का गुण तथा दो विजातीय आवेशों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। तो दो विजातीय आवेशों में आकर्षण का गुण तथा दो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। इन्हीं गुणों की खोज करते हुए सन 1785 में एक वैज्ञानिक हुए कूलाम, उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे कूलाम का नियम कहा जाता है। तो हम इसकी कूलाम के नियम की भूमिका बनाने के लिए, यानी कूलाम्स लॉ बनाने के लिए हम देखते हैं कि अगर हम दो सेम चार्ज लें, अर्थात दो सजातीय आवेश लें, तो उनके बीच एक प्रतिकर्षण गुण पाया जाता है, अर्थात ये एक दूसरे को रिपल करते हैं। और अगर हम विजातीय आवेश यानी माइनस चार्ज और प्लस चार्ज लेते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अर्थात इनमें आकर्षण का गुण पाया जाता है। तो दो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण का गुण तथा दो विजातीय आवेशों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। इसी के प्रयोगों के आधार पर कूलाम ने 1785 में एक नियम प्रतिपादित किया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। अब कूलाम का नियम बताने के लिए ये तो भूमिका हो गई कि ये दोनों प्रैक्टिकल के आधार पर जब इसे कूलाम ने देखा कि इन दो सजातीय आवेशों के बीच आकर्षण और विजातीय के बीच, जो दो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा दो विजातीय आवेशों के बीच जो आकर्षण का गुण पाया जाता है, उन्हीं आधार पर उन्होंने दो आवेश लिए और उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है उसी को अपने प्रयोग के द्वारा बताया, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम के नियम को डिफाइन करने के लिए हम दो बिंदु आवेश ले लेते हैं। तो Q1 और Q2 ये क्या है, दोनों बिंदु आवेश। तो हम एक बिंदु आवेश Q1 तथा दूसरा बिंदु आवेश Q2 ले लेते हैं। तो ये हमारे हो गए दो बिंदु आवेश। अगर हम दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी देखें तो ये कितनी है, r है। तो कूलाम के नियम को पढ़ने के लिए हम ये चित्र बना लेते हैं तथा एक सूत्र रट लेते हैं। वो सूत्र क्या है, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अगर आपको एग्जाम में ये चित्र और ये फार्मूला याद है तो आप सारा का सारा कूलाम का नियम समझा सकते हैं बिना कुछ बोले। तो आप इसे सिंपल लहजे में समझिए कि आपने अगर ये चित्र बना लिया है और ये अगर आपसे ये फार्मूला याद है तो आप सिंपल वे में कूलाम के नियम को बिना कुछ याद किए समझा सकते हैं। उसको देखिए कैसे इसे समझाते हैं। तो सबसे पहले हम दो बिंदु आवेश ले लेते हैं Q1 और Q2। तो इस चित्र का हम वर्णन करेंगे। हम लिखते हैं कि माना Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश हैं।
जिनके बीच की दूरी कितनी है, r है। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि ये जो चैप्टर है इसका नाम है स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत का मतलब सीधा अर्थ होता है कि अभी यहाँ जो आवेश है वो गतिमान अवस्था में नहीं होगा, ये कैसी अवस्था में होगा, रुकी हुई अवस्था अर्थात स्थिर अवस्था में होगा। तो ये जो बिंदु आवेश हैं ये हिलेंगे डुलेंगे नहीं, बल्कि ये अपनी ही पोजीशन पर स्थित रहेंगे। अब अगर हमसे कोई प्रश्न पूछता है कि बिंदु आवेश क्या है, तो आप यहीं से एक सिंपल वे में इसका जवाब दे सकते हैं। इसके लिए कोई रटने की जरूरत नहीं है। बिंदु आवेश वह आवेश है जिसका परिमाण अर्थात जिसका साइज इसकी दूरी की तुलना में नगण्य हो। अगर आप देखें तो बिंदु आवेश का साइज एकदम छोटा सा और इनके बीच की दूरी देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि बिंदु आवेश वह आवेश होता है जिसका परिमाण यानी जिसका खुद का आकार, उसकी जो दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, उसकी तुलना में ना के बराबर हो अर्थात नगण्य हो। तो यहाँ हमने बिंदु आवेश को भी क्या किया, परिभाषित किया। उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमसे फार्मूला पहले से याद है। तो अगर ये दो बिंदु आवेश हैं और हम यहाँ अगर देखें तो Q1 और Q2 हैं, दोनों के परिमाण समान हैं, दोनों के आवेश भी समान हैं, दोनों के परिमाण अलग अलग Q1 Q2 हैं, लेकिन दोनों के अगर हम देखें तो दोनों सजाती हैं। अगर दोनों सजाती हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो हम देखते हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला, ये इसको क्या बोल देते हैं, बल। तो इधर से ही हम कूलाम के नियम की उत्पत्ति करेंगे। ये क्या हो गया, ये कूलाम के नियम में लगने वाला या तो आकर्षण बल होगा या फिर प्रतिकर्षण बल होगा। तो इसका नाम दे देते हैं या तो ये आकर्षण बल कब होगा, जब दोनों बिंदु आवेश कैसे होंगे, विजाती। और प्रतिकर्षण बल कैसा होगा, जब दोनों बिंदु आवेश कैसे होंगे, सजाती। अर्थात जब एक बिंदु आवेश प्लस और दूसरा माइनस, या फिर दोनों एक प्लस और एक माइनस, तो आकर्षण बल लगेगा क्योंकि दोनों आवेश कैसे थे, विजाती थे। किंतु जब दोनों आवेश प्लस होंगे या दोनों आवेश माइनस होंगे तो उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। तो हम उसी बल की गणना करेंगे, इसी को हम आगे चल के कूलाम बल भी बोलेंगे। ये Q1 और Q2 क्या है, हम पहले ही जान चुके हैं कि Q को हम चार्जनी आवेश बोलते हैं और Q को चार्जनी आवेश बोलते हैं। और हमने देखा है कि किसी भी भौतिक राशि की दो चीज़ें होती हैं, एक दिशा होती है और एक परिमाण होता है। यहाँ दिशा का तो कोई जिक्र किया नहीं गया, तो Q1 और Q2 क्या होंगे, जो दो बिंदु आवेश हैं और वो दोनों बिंदु आवेशों के ये क्या हैं, परिमाण हैं। और अगर हम देखें r² क्या है, तो r² को देखने के लिए हम देखते हैं कि जो दोनों बिंदु आवेश हैं उनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, r कहते हैं। तो ये क्या है, दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी। तो अगर ये फार्मूला हमसे याद है और वहाँ दूसरी ओर हमसे ये चित्र याद है, तो हम कूलाम के नियम को बस इनकी सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये जो लिखा हुआ है ये सब अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए इसको हम कैसे सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं और चित्र का हम वर्णन करते हैं। चित्र का वर्णन हम कैसे करते हैं कि माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 हैं, यहाँ आपको दिख रहे होंगे, पहला आवेश Q1 दूसरा Q2, जिनके बीच की दूरी क्या है, r। तो दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण F। और फिर देखेंगे, हम देखते हैं कि जो F होता है वो Q1 Q2 के बीच में कोई साइन नहीं लगा, तो गुणनफल के, इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। और जब कोई चीज़ बटे में लिखी हो तो उसे बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो चलिए हम जल्दी से इसको बोलते हैं। तो हम बोलेंगे लगने वाला परिणामी बल दोनों आवेशों के, कैसे आवेशों के, दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है
कि इनके बीच लगने वाला ये या ये बल इन दोनों के इसके ये होता है तथा उनके बीच की इसके ये होता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग और बटे में लिखा है तो व्युत्क्रम के के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर हम समीकरण 1 और 2 को मिला दें तो हम देखेंगे कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में बल का परिमाण है, इधर अलग अलग वैल्यू है, तो दोनों ऑपरेशंस को अगर मिला देते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जैसे ही अनुक्रमानुपाती साइन हटाते हैं तो यहाँ के एक नियतांक आ जाता है जिसका मान भिन्न भिन्न पद्धतियों के लिए अलग अलग होता है। अगर हम SI पद्धति में देखें तो SI पद्धति में वायु या निर्वात के लिए K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ जो समीकरण 1 है वहाँ K की जगह ये मान रख देते हैं। यहाँ एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता अर्थात परमिटिविटी बोलते हैं। अगर हम देखें कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है तो ये 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसका मान काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है और सीधा मान इसका चूज द करेक्ट ऑप्शन या फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द फॉलोइंग्स में भी पूछा जाता है। साथ ही साथ इसका मात्रक भी पूछे जाने का ट्रेंड है। इसके विमीय सूत्र को अभी हम कुछ देर बाद हल करेंगे। तो अर्थात समीकरण 1 से तो K का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इसे हम सीधे सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर हम इसमें एप्सिलॉन नॉट का मान रख दें तो F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही कूलाम का नियम है। तो इस तरह से कूलाम के नियम की उत्पत्ति हुई और कूलाम का नियम पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर हम एक सिंपल वे में देखें कि अगर हमें पेपर में एग्ज़ाम देने गए हैं और हमें कुछ भी याद नहीं है तो हम सिंपल वे में अगर इसका डेरिवेशन करना चाहें तो हम इसे हम मान के चलते हैं कि यह क्या है, ये Q1 और Q2 ये एक चालक है जो Q1 Q2 से मिलकर बना। हम इस चित्र और वो जो फार्मूला F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से इस पूरे सवाल को सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि सन 1785 में कूलाम ने सजातीय आवेशों में जो प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में जो आकर्षण गुण देखा उन्हीं के प्रयोगों के आधार पर एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। और कूलाम के नियम के लिए चित्र बना लेते हैं। तो हम देखते हैं कि माना Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है, R है। तो दोनों बिंदु आवेशों के बीच दो ही तरह के बल लग सकते हैं, या तो आकर्षण बल होगा या तो प्रतिकर्षण। आकर्षण बल कब होगा, जब दोनों चार्ज क्या होंगे, अलग अलग होंगे, और जो दोनों चार्ज सेम होंगे तो उनके बीच जो लगने वाला बल होगा प्रतिकर्षण बल होगा। तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण F, और F इक्वल टू हमने पहले से ये फार्मूला पढ़ रखा है, F का परिमाण F। तो क्या बोलेंगे, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती 1/R स्क्वायर समीकरण 1 और 2 को मिला के लिखने पर। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ अनुक्रमानुपाती साइन जैसे ही हटाते हैं एक नियतांक आता है K, तो K इक्वल टू K एक नियतांक है जिसका मान विभिन्न मात्रकों की पद्धतियों पर निर्भर करता है। जैसे SI पद्धति में वायु निर्वात के लिए
K का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एप्सिलॉन नॉट को हम बता सकते हैं कि यहाँ एप्सिलॉन नॉट वायु निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है, इसे परमिटिविटी भी कहते हैं। और जो इसकी वैल्यू है वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8.854 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब अगर हम समीकरण 1 में इस K के मान को ट्रांसफर कर देते हैं तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ अगर हम देखें कि 1/4 पाई अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम स्क्वायर होता है। तो अगर हम इसका मान इधर ट्रांसफर करें तो एक कूलाम के नियम का और एक सूत्र आ जाता है। इन अलग अलग सूत्रों को निकालने का पर्पस सवालों न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है। तो अब हम देखेंगे कूलाम के नियम के कुछ न्यूमेरिकल्स। और इसमें एक चीज़ जानना जरूरी यह है कि अगर हम देखें तो कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। हमने ये स्टार्टिंग में ही देखा था कि हम क्या लेते हैं, दो बिंदु आवेश। और अगर आपसे कोई पूछता है कि बिंदु आवेश किसे कहते हैं तो आप अगर समझें कि एक बारिश की बूंद इस कोने में रखें और एक बारिश की बूंद अपने कमरे के उस कोने में रखें तो हम देखेंगे कि यहाँ जो बारिश की दो बूंदें हैं अगर हम इन्हें Q1 और Q2 मान लें और इनके बीच की दूरी यानी कमरे यानी जिस कमरे में आप हैं उस हॉल की दूरी है तो हम देखेंगे कि बारिश की बूंदों का जो आकार है अब इनके दोनों आपस में दोनों के बीच की जो दूरी है उसकी तुलना में ना के बराबर है। अर्थात बिंदु आवेश उसे कहते हैं जिसमें उस आवेश के स्वयं का आकार उन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती उनकी तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है, उसे ही हम बिंदु आवेश कहते हैं। और कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों पर ही लागू होता है। और चूंकि ये जो चैप्टर है ये स्थिर वैद्युत है अर्थात ये बिंदु आवेश कैसे लिए जाने चाहिए, स्थिर। अर्थात यदि हम बात करें कि दो गतिमान आवेश अगर हम ले तो वहाँ कूलाम के नियम को सॉल्व कर पाना मुश्किल होगा। तो ये चीज़ों को याद रखेंगे। यहीं हम अगर देखें कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रा विमीय सूत्र क्या होता है जो कि काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो एप्सिलॉन नॉट का यहाँ हम विमीय सूत्र निकाल लेते हैं। तो हम अगर ये फार्मूला देखें तो ये फार्मूला हमें पहले से पता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। यहाँ यह एक नियतांक है अर्थात यह एक विमाहीन राशि है तो इसके मान को छोड़ देते हैं। तो हमें अगर 1/4 पाई एक विमाहीन राशि है अर्थात इसके मान को हम छोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं कि F = Q1 Q2 और एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अगर हम देखें तो हमें एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र ज्ञात करना है तो एप्सिलॉन नॉट बराबर इसको इसके बटे में लाते हैं तो Q1 Q2 F R स्क्वायर। अगर हम देखें तो Q यानी आवेश का विमीय सूत्र होता है 80, Q2 यानी आवेश है इसका भी विमीय सूत्र कितना होता है 80। आवेश का विमीय सूत्र हमें ऑलवेज याद रखना है। अगर बल देखें तो बल का विमीय सूत्र अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं F = क्या फार्मूला होता है ma। इसे याद रखने का तरीका होता है F मतलब फादर, ma मतलब माँ मतलब मम्मी और पापा। तो मम्मी और पापा से इसे हम याद रख सकते हैं F = ma, m का m होता है a। आपको वेग और त्वरण का विमीय सूत्र याद होना चाहिए, a का होता है LT-2। तो यहाँ F का विमीय सूत्र आ जाता है mLT-2। अगर यहाँ r देखें, r यानी दूरी है, दूरी को हम लंबाई लिखते हैं तो L स्क्वायर। तो यहाँ देखें अगर हम तो m को ऊपर ले जाते हैं तो m-1 L स्क्वायर L और L स्क्वायर L क्यूब को ऊपर ले जाते हैं तो L की पावर -3 T स्क्वायर T स्क्वायर पहले से ही है, नीचे से -T स्क्वायर ले जाते हैं तो T की पावर 4 और A स्क्वायर। अगर हम इसे ट्रिक के फॉर्म में याद रखना चाहें तो माल्टा -13 42, इससे भी हम याद रख सकते हैं। अतः इसी फार्मूले का यूज करके हम इसका विमीय सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। यहीं अगर हम चाहें तो इसी से हम इसका मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। अगर Q का देखें तो आप कूलाम गुणे Q2 का भी क्या होता है कूलाम,
बल का न्यूटन और बटे में आर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, और सबको अगर हम ऊपर ले जाएं तो एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी का भी विमीय सूत्र हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे एकांक आवेश को परिभाषित करेंगे। तो अगला, चूंकि एकांक आवेश की जो परिभाषा है वह हम कूलाम के नियम के द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं, तो अब हम कूलाम की नियम की सहायता से ही एकांक आवेश को परिभाषित करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड ऐसा होता है कि कूलाम के नियम को परिभाषित कीजिए तथा इसकी सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। तो हमने अभी आपको कूलाम का नियम समझा दिया है, अब हम कूलाम के नियम की सहायता से ही एकांक आवेश को परिभाषित करेंगे। तो अगर हम फार्मूला देखें तो F इक्वल टू, हमने कूलाम के नियम में जो बल होता है वो हमने पढ़ा है, F बराबर 9 × 10⁹ Q1। तो कूलाम के नियम की सहायता से हम एकांक आवेश को परिभाषित करेंगे। हमने यहाँ कूलाम के नियम में जो बल का व्यंजक होता है हमने उसे लिख लिया। यदि यहाँ Q1 और Q2 जो दो आवेश हैं दोनों के परिमाण को हम Q समान मान लेते हैं। यदि अगर दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है उसे हम 1 मीटर मान लेते हैं, और हम मान के चलते हैं कि Q1 और Q2 के जो बीच की दूरी है यहाँ वायु या निर्वात है। तो बल F बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मानते हैं। तो यहाँ अगर हम इन सब वैल्यूज को इस फार्मूले में सेट करते हैं तो F बराबर 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ Q1 Q2 बराबर Q हमने मान के रखा है, तो Q से Q कैंसिल, तो यहाँ Q² बटे R, तो Q² इक्वल टू कितना आता है ±1। तो अगर हम देखें कि हमें एकांक आवेश की परिभाषा बनाना है तो हम देखते हैं कि Q1 Q2 बराबर हमने Q मान के रखा है, अर्थात दोनों आवेशों के परिमाण क्या हैं समान। तो यहीं से हम परिभाषा बनाते हैं। देखते हैं, यदि दो समान परिमाण के आवेश वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो अगर सजातीय आवेश हैं तो उनके बीच कौन सा बल लगेगा प्रतिकर्षण, और अगर विजातीय आवेश हैं तो उनके बीच लगने वाला बल आकर्षण बल होता। तो चूंकि दोनों आवेशों के परिमाण समान है अतः यह कैसे आवेश हुए विजातीय, अतः इनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होगा। तो हम देखते हैं कि यदि समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हों तो उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल 9 × 10⁹ न्यूटन हो, तो प्रत्येक आवेश क्या कहलाता है एकांक आवेश कहलाता है। कुल मिला के हमें यह बोलना था कि यदि दो समान परिमाण के ये एक दूसरे से इसमें इतनी दूरी में रखे हों तथा उनके बीच लगने वाला ये वाला बल इतना हो, तो प्रत्येक ये क्या कहलाता है जो प्रश्न में पूछा है, मतलब एकांक आवेश कहलाता है। तो सिंपल वे में अगर बोलें तो क्या बोलेंगे, यदि दो समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हों तथा एक दूसरे से 9 × 10⁹ न्यूटन के प्रतिकर्षण बल का अनुभव करें, तो प्रत्येक आवेश क्या कहलाता है एकांक आवेश कहलाता है। तो इस तरीके से हमने कूलाम के नियम की सहायता से ही एकांक आवेश को भी क्या किया परिभाषित किया। और आवेश के मात्रक को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आवेश के मात्रक को ही हम कूलाम कह देते हैं और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से एकांक आवेश को भी हम परिभाषित कर चुके हैं। अब हम आवेश के कुछ मात्रक देखेंगे जो कुछ छोटे मात्रक और बड़े मात्रक होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कूलाम, हमने जाना कि कूलाम जो है वो आवेश का मात्रक है, लेकिन जो कूलाम है वो आवेश का एक बड़ा मात्रक है। तो आवेश के कुछ छोटे छोटे मात्रक होते हैं, जैसे
मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, और यहाँ स्थैत कूलाम और एब कूलाम। तो कुल मिला के हम कूलाम के कई सारे मात्रक, छोटे मात्रक देख रहे हैं। ये छोटे मात्रकों को पढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो छोटे आवेश है, कई बार यह सीधे सीधे प्रश्न या तो जोड़ी बनाने के लिए, मैच द फॉलोइंग करने के लिए, फिलिंग द ब्लैंक्स करने के लिए, यानी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, या तो कभी कभी जब हम न्यूमेरिकल्स लगा रहे होते हैं तो वहाँ आवेश का मात्रक कूलाम ना लिखकर मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, स्थैत कूलाम या एब कूलाम लिख दिया जाता है, जिससे हम बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान नहीं दे पाते और हमारे न्यूमेरिकल्स गलत हो जाते हैं। इसलिए हम कूलाम और कूलाम के छोटे मात्रक दोनों को जानकारी में रखते हैं, जिससे अगर हमारे सामने कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट से न्यूमेरिकल हों तो हम उन्हें सॉल्व कर पाएँ। यहाँ आके देखते हैं, 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 की घाते माइनस 3 कूलाम होता है, 1 मिली कूलाम बराबर 10 की घाते माइनस 3 कूलाम, क्योंकि मिली का मतलब होता है 10 की घाते माइनस 3। 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 की घाते माइनस 6 कूलाम होता है। 1 कूलाम बराबर 3 गुणे 10 की घाते 9 स्थैत कूलाम होता है, और 1 कूलाम बराबर 1/10 एब कूलाम होता है। तो इसे आप परीक्षा की दृष्टि से, और कभी कभी सीधे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि 1 मिली कूलाम बराबर कितना होता है, ये कितना होता है, तो इन्हें भी आप लोग तैयार रखें। और अब हम देखते हैं कूलाम के नियम से पर आधारित, तो अब हम देखते हैं कि कूलाम के नियम पर आधारित एक न्यूमेरिकल। ऐसे ही आप कई न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं जो कि आपकी बुक में, कुछ न्यूमेरिकल्स का अभ्यास हम अपनी क्लास में कराएंगे। अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता तो उसे आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन पर ऐड कर सकते हैं, जिससे हम उसका सलूशन आपको क्लास में करने का प्रयास करेंगे। यहाँ दिया है 3 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश वायु में एक दूसरे से 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित है, उनके बीच लगने वाले कूलाम बल की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं कि 2 क्या ले लेते हैं, बिंदु आवेश, उनके बीच की क्या ले लेते हैं, दूरी। तो यहाँ देखिए कि 2 बिंदु आवेश हमने क्या मान रखा था कूलाम के नियम में, Q1 और Q2। यहाँ 2 आवेशों के मान क्या लिखे हैं, इसका लिखा है 3 माइक्रो कूलाम, और Q2 का मान भी कितना लिखा है, 3 माइक्रो कूलाम। ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r। और यहाँ दिया है कि ये वायु या निर्वात में एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 0.15 मीटर की दूरी पर है। तो हमको इनके बीच लगने वाले कूलाम बल की गणना करना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, दिया है Q1 बराबर कितना दिया है, 3 माइक्रो कूलाम। यहाँ माइक्रो कूलाम दिया है, जबकि आवेश का जो SI मात्रक होता है वो कूलाम होता है, तो हम माइक्रो कूलाम को किस में चेंज करेंगे, कूलाम में। तो माइक्रो का मतलब अभी हमने 2 मिनट पहले बताया था, ये हो जाएगा 3 गुणे 10 की घाते माइनस 6 कूलाम। Q2 बराबर कितना है, 3 माइक्रो कूलाम। 3 माइक्रो कूलाम यानी 3 गुणे 10 की घाते माइनस 6 कूलाम। R यानी इनके बीच की दूरी, R बराबर कितना लिखा है, 0.15 मीटर। आगे अगर हम देखें तो इनके बीच लगने वाला बल F बराबर हमें ज्ञात करना है। तो वायु या निर्वात में K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो सूत्र होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की घाते 9, जो कि हमने डेरिवेशन में देखी थी। तो F बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9, Q1 की वैल्यू 3 गुणे 10 की घाते माइनस 6, Q2 की वैल्यू 3 गुणे 10 की घाते माइनस 6, और बटे r² यानी 0.15 का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ देखें F इक्वल टू, तो यहाँ 9 की घात प्लस में है, माइनस 6 है। जब आधार समान हो और घाते आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती हैं, चूँकि माइनस 6 ये दोनों जुड़ जाएंगी। तो 6 6 12, तो 9 त्रिक 27 गुणे 10 की घाते 9 गुणे 10 की घाते माइनस 12 बटे 0.15 गुणे 0.15, इसको हटाएंगे तो ऊपर 100 आएगा।
इसको भी हटाएंगे तो ऊपर 100 आएगा। अब हम देखते हैं, तो यहाँ 100 यानी 10 की घाते 4, तो 9 4 13, तो 10 की घाते प्लस 13 में 10 की घाते माइनस 12 को अगर हम ऐड करते हैं तो 10 आता है। तो f बराबर 27 गुणे कितना आएगा 10 बटे 15 गुणे 15, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 3 नमा 27, 3 तिकाई 9, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 6 बटे 5, तो जो ये f होगा वो होगा 6 बटे 5 यानी 1.4 न्यूटन। लेकिन यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि इनके बीच लगने वाला बल आकर्षण बल होगा कि प्रतिकर्षण बल। आप अगर देखें तो दोनों आवेश क्या है समान, और सजातीय आवेशों के बीच जो बल लगता है वो प्रतिकर्षण बल होगा, अर्थात ये दोनों आवेश एक दूसरे को 1.4 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित। तो इस प्रकार हमने कूलाम के नियम का निगमन किया, कूलाम के नियम की सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित किया तथा कूलाम के नियम का एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया। अब हम कूलाम के नियम की सीमाएं समझते हैं। तो कूलाम के नियम की सीमाएं, कूलाम के नियम की सीमाएं समझने के लिए आप पुनः डेरिवेशन में आइए। आपने देखा था कि जो कूलाम का नियम है उसमें किस प्रकार के आवेश लिए जाते हैं, बिंदु आवेश। मतलब जो कूलाम का नियम है वो केवल किसके लिए सत्य है, बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। अर्थात अगर हम सोचें कि बिंदु से बड़ी आकार की वस्तु, अर्थात हम कोई एक बॉल की आकार की वस्तु लें तो उन पर कूलाम के नियम लागू नहीं होता। तो कूलाम का नियम केवल किन आवेशों में लगता है, जो बिंदु आकार के होते हैं। दूसरा हमने देखा था कि जो बिंदु आवेश उन्हें कहते हैं जो जिनमें खुद का आकार तो बहुत छोटा होता है लेकिन इनके बीच की दूरी अत्यधिक होती है। अर्थात इनके बीच की दूरी अधिक तो होती है लेकिन बहुत ज़्यादा दूरी के लिए भी ये नियम लागू नहीं होता। मतलब 10 की घाते अगर -15 मीटर है की दूरी है तो 10 की घाते -15 मीटर से कम दूरी के लिए ये नियम लागू नहीं होता। और तीसरा है, हमने पढ़ा था कि ये जो बिंदु आवेश हैं स्थिर होते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है स्थिर वैद्युत, अर्थात ये जो बिंदु आवेश है वो गतिमान नहीं होना चाहिए, मतलब इधर उधर मूव नहीं करना चाहिए। अतः कूलाम के नियम की जो तीसरी महत्वपूर्ण सीमा है वो है कि यह नियम केवल स्थिर आवेशों में के लिए या स्थिर विद्युत के लिए पॉसिबल है। तो कूलाम के नियम की कितनी सीमाएं, 3 सीमाएं। पहला, यह केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। दूसरा, इनके बीच की दूरी बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए और लगभग 10 की घाते -15 मीटर की दूरी से कम भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यह नियम लागू नहीं होगा। और तीसरा और लास्ट है, यह केवल स्थिर आवेशों पर ही लागू होता है, अर्थात गतिमान आवेशों पर कूलाम का नियम लागू नहीं होता। तो इस तरीके से आज हमने कूलाम के नियम को पढ़ा। आपको इसी प्रकार से आगे की फिजिक्स की क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। आपको आज का हमारा क्लास कैसी लगी यह कमेंट सेक्शन पर बिल्कुल बताएं, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें तथा बेल का नोटिफिकेशन घंटी भी बजाएं कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप अपने फिजिक्स की तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करें। जय हिंद।